तो ज़रूरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। सुबह खैर, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में थोड़ी सी बात मौसम की। परसों बारिश हुई, कल दर्जा हरारत इस्लामाबाद का एक दफ़ा फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। कुछ इलाकों से खबरें ज़रूर आई कि वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन स्कैटर्ड रेन थी। दर्जा हरारत में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शायद अगले हफ्ते से प्री मानसून का आगाज़ हो जाए। बिल्कुल जनाब, शायद अगले हफ्ते से आगाज़ हो जाए, लेकिन जब बारिश हुई परसों तो बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि प्री मानसून का आगाज़ हो गया है, वो जो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होता है वो हो गया है। लेकिन आपको हम ऑथेंटिक खबर देते चले, क्योंकि गूगल पे भी आप चेक करते होंगे तो आपको लगता होगा कि बारिश आज होगी, लेकिन ऑथेंटिक खबर ये है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जबकि मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर आंधी तूफान के साथ बारिश का भी इम्कान है। जहां हम बारिश के हवाले से बात करते हैं, वहां पे हम अपनी सोशल डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। रिजवान, हम देखते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में जो गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है, और इसी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इंसदाद पोलियो एरेडिकेशन के लिए पाकिस्तान में डिफरेंट NGOs के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का दौरा, और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की NDMA और NCOC के बारे में जामे ब्रीफिंग। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन की NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ भी की गई। और इसके साथ साथ हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की मुलाकात के हवाले से, तो वहाँ पे पोलियो के खात्मे, सेहत के निज़ाम की बेहतरी, ख़वातीन की तरक्की के शोबों पर इत्तेफाक राय हुआ। और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली, क्योंकि अभी आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि हम रुमीना खुर्शीद आलम भी वहाँ पे मौजूद थी, तो मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों को दरपेश चैलेंजेस पर भी बातचीत हुई। और कल जो वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स को नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग दी गई, उसमें मौसमियाती तब्दीली, सिनफ़ी तवाज़ुन, बीमारियों की रोकथाम और इसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो पाकिस्तान के NDMA है, वहाँ पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से जो निफाज पर बात हुई है। फिर इसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए डिजिटाइजेशन के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ वतन अजीज़ से पोलियो के खात्मे के लिए जिस अज़्म का इजहार किया गया है, उसके लिए गेट्स फाउंडेशन की जानिब से जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन है, उस पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और यकीनी तौर पर इस अज़्म का इजहार किया कि अगले 6 माह में हमें मज़ीद तंदही से काम करना है ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे कुछ ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। सुपर 8 का आखिरी मैच जारी है किंग्सटाउन में। अफगानिस्तान बांग्लादेश मध्य मुकाबले में बड़ी उम्मीदें थी अफगानिस्तान से कि टफ टाइम देंगे और क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे सेमीफाइनल के लिए, लेकिन शायद ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। 115 रन के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी, और बांग्लादेश अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 12.3 ओवर्स में रन चेज़ करें और वो क्वालिफाई कर जाएं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप है T20 वो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब पहुंच रहा है, और ये जो आखिरी मैचेस हो रहे हैं ये स्टिल पहले मैचेस की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल है। और जिस तरह अफगानिस्तान की टीम के हवाले से हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बहुत मैच्योर और इमर्जिंग टीम और ग्रूमिंग इसकी हमने देखी है, तो ये सामने आई है। आप देखते हैं कि इसकी आगे की परफॉर्मेंस कैसी होगी। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया, गजनफर महमूद कयानी ने। गजनफर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबको। गजनफर साहब, अब तक की सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है, खास तौर पे अगर हम अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करें तो बहुत से इनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन अब आज की इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है? देखिए, अफगानिस्तान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी उसके बाद तो इस तरह लग रहा था कि अफगानिस्तान जिस तरह उभर के सामने आई है, और वो सिवाय इंडिया की किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो लगता है कि खा जाएंगे अगली टीम को। के खिलाफ बस ये A और B टीम का इस तरह चलता रहता है। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी उसके बाद तो बड़ा ब्राइट चांसेस थे उनके आगे क्वालिफाई करने की। लेकिन आज का जो मैच इस वक्त जारी है, ऑलमोस्ट 30 रन चाहिए बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए, मुश्किल हो जाएगा। और कुछ दिन पहले भी एक जगह मैंने बात की थी, बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो कि टूर्नामेंट में खुद तो आउट होती है लेकिन जाते जाते किसी और टीम को भी साथ ले जाती है, और वही इस वक्त हो रहा है अफगानिस्तान के साथ।
पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। आज एक तो पिच को थोड़ा सा मिसरीड कर गया और इनके जो ओपनर्स हैं जो कि जाने इस वजह से जाते हैं कि जारहाना क्रिकेट खेलते हैं, बहुत तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी 10 ओवर्स में ऑलमोस्ट 59 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से 115 का टोटल किया और बांग्लादेश जो है वो आसानी से रन चेज करने जा रही है। अफगानिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में एक चीज़ हमेशा ये वाज़ेह की जाती है कि आप अगर हारते हैं तो इतने बुरे तरीके से मत हारें कि आपका रन रेट इतना गिर जाए। अफगानिस्तान जो इंडिया से मैच हारा, जानबूझ के हारा या जैसे भी हारा, उसने रन रेट इतना गिरा दिया कि अगर आप यहाँ से आप देखें वो जीत भी जाते हैं तो उनके लिए रन रेट पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वो कल प्रॉब्लम भी डिस्कस हो रहा था जब मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन, और उसमें ऑस्ट्रेलिया अपने मार्जिन को कम करने की कोशिश कर रहा था। गो के बड़ा टारगेट था 205 रन का, 206 रन उन्होंने स्कोर करने थे, लेकिन आखिर में हमने देखा जब विकेट्स गिरी तो उन्होंने उस मार्जिन को कम किया। अब गजनफर हम देखते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें अफगानिस्तान की टीम ने वन हिट वंडर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये उनकी ग्रोथ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये अपसेट है सुपर 8 का। अपसेट तब होता अगर अमेरिका किसी को शिकस्त दे देता, बहुत क्लोज आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन चेज नहीं कर पाए थे। तो अपसेट्स 20 टीम्स का आना, वर्ल्ड कप आज क्लोज हो रहा है, सुपर 8 मरहला इसका, फिर सेमीफाइनल और फाइनल होगा। कौन सी टीम को देख रहे हैं आप जीतते हुए इस वर्ल्ड कप को? मेरे ख्याल से बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आ चुकी है। इंडिया भी है, इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल भी है, और वो बारिश भी उस दिन बताई जा रही है। अगर बारिश हो जाती है, मैच वाइट वॉश हो जाता है, तो इंडिया चूँकि सुपर 8 मरहले में अपने ग्रुप में टॉप कर रहा है, वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। और इंडिया को अगर टफ टाइम दे सकता है फाइनल में तो रिजवान में वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इंग्लैंड भी बाज़ों का जो है वो बैकफुट पर चली जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको पता है बड़ा मुश्किल है ये मैच। अगर साउथ अफ्रीका का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, इसमें कोई शक नहीं, और आई विश कि साउथ अफ्रीका जो है इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीते। साउथ अफ्रीका ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख में इस तरह कि बारिश ने साउथ अफ्रीका को फ़ायदा पहुंचाया, अदरवाइज़ बारिश जो है वो साउथ अफ्रीका नुकसान देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दी थी। सही गजनफर, अब हम आपसे ज़रा थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। जब भी हमारे साथ प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से कोई एक्सपर्ट होते हैं तो हम लाजमी उनसे ये बात पूछते हैं कि अभी तक की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, और फिर हम उस पर देख रहे हैं कि अवाम भी ज़रा उनका बड़ा स्वेर रद्द अमल सामने आया है। क्या रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान कुडंट परफॉर्म वेल? असल में देखिए, एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुई है, वो कैप्टनसी के हवाले से हुई है। जैसे ही वर्ल्ड कप के शुरू में कप्तान तब्दील किया गया और वो जो सारा सिनेरियो था वो तो ऑब्वियसली टीम में है, ग्रुपिंग के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ देखें, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर इन चीज़ों को लेके हम रहे तो हम यहीं पे बैठ जाएंगे। आगे चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेलना है और पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है, ओडीआई फॉर्मेट है। और इस हवाले से एक चीज़ है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आने के बाद प्लेयर्स को एम्पावर किया, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। रिसेंटली कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई जिसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर करना है, और जब तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, हमें बेंच स्ट्रेंथ हमारी मजबूत नहीं होगी, हम बड़े इवेंट्स में इसी तरह हमें मुश्किलात का सामना रहेगा। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर सर्जरी हो ही रही है तो एक चीज़ की हो जानी चाहिए कि दुनिया भर में जितनी भी बड़ी टीम्स हैं इनके बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, इवन 90s के क्रिकेट के बाद हमारे प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लेयर्स के डिसीजन चलते हैं बजाय इसके कि बोर्ड को बाज़-औक़ात बैकफुट पे जाना पड़ता है प्लेयर्स की जो है, चूँकि वो इतने पावरफुल सोशल मीडिया का प्रेशर भी आ जाता है, और हमने देखा बहुत सारे प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद वापस आए, नेशनल टीम में डायरेक्ट सिलेक्शन हुई, कोई डोमेस्टिक का क्राइटेरिया नहीं था। कल मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि एक तो डोमेस्टिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर नजरसानी होगी, जो प्लेयर डोमेस्टिक खेलेगा वही नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ लीग्स की बेस पर कोई नहीं होगा। कितना ज़रूरी था ये स्टेप लेना, क्योंकि हम इस वर्ल्ड कप से पहले भी ये बात करते रहे, इस वर्ल्ड कप के दौरान भी ये बात करते रहे कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे स्टार्स, मेगा स्टार्स नहीं खेलते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में फॉलो ये किया जाता है कि डोमेस्टिक के आपके जो प्लेयर्स सेलेक्ट होकर आते हैं वही आगे आपको परफॉर्म करते हैं, चूँकि उनका स्टेमिना डेवलप हो जाता है। हमारे यहाँ रिसेंटली बदकिस्मती से पिछले 2-4 साल से ये था कि हम PSL से जो भी परफॉर्म करता था उसको उठा के टीम में ले आते थे। एक प्राइम एग्जांपल आप देखें कि जो है उस्मान खान को लेके आए, और बिल्कुल आपने सही कहा, डिपार्टमेंट्स भी पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन अब ये है
کہ پلیئرز کو بھی ایک چیज़ کا اندازہ हो चुका है कि अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तभी वापस आएंगे, और जितने भी मैन हमारे प्लेयर हैं जिसमें टॉप क्लास के हमारे ए कैटेगरी के प्लेयर्स भी हैं, मेरे ख्याल से उनको भी डोमेस्टिक खेलना चाहिए, और बाहर की लीग्स थोड़ा सा कम करके डोमेस्टिक में आएंगे तो परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह टीम बेहतरी की जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गजनफर, आपके कीमती वक्त का हम बात कर रहे थे खेलों की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से आप जरा रुख करते हैं रिजवान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात करेंगे इसकी, लेकिन बता दें किंग्स ऑन में एक दफ़ा फिर बारिश आ गई। 80 पर 7 आउट है बांग्लादेश के, 116 करना है, बारिश फिर आ गई। लेकिन अब हम जरा बात करते हैं अपनी इकोनॉमी के हवाले से, जिसमें बिल्कुल बारिश नहीं आई और धूप है और फ्लरिश हो रही है हमारी इकोनॉमी, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और हमने देखा कि पोस्ट इलेक्शंस जो गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशंस की डिफरेंट ममालिक के साथ, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अब रिसेंटली बजट बहुत ज़्यादा बैलेंस पेश किया गया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तानी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है, और तारीख में पहली मर्तबा जो है वो स्टॉक मार्केट ने 80,000 पॉइंट्स जो है उसकी क्रॉसिंग की है, उसका जो है उसको अबूर किया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का जो आगाज़ है उसमें तेज़ी से हमने रुझान देखा है। और ट्रेडिंग बेंचमार्क देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस हवाले से बात करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मज़ीद बेहतर से बेहतरीन ट्रेंड्स चल रहे हैं, बेहतरी आ रही है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तानी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है, ये कितना खुशाइंद है? क्योंकि अक्सर औकात जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से तो इसमें बड़ी मिली जुली राय सामने आती है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना ये है कि इसके ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते हम इकोनॉमी की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ का कहना ये है कि वाकई ही इकोनॉमी की बेहतरी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी आपने बताया कि ये तो बहुत ही इंकरेजिंग है जिस तरह मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है। इंटरनेशनली भी हमारे फेवर में अगर देखें रैंकिंग्स आ रही हैं, या जिस तरह जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो बात कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, और अब जो पिछले दौर में कुछ मुश्किलात का सामना था वो घटती जा रही है। आई थिंक ये मार्केट का रिएक्शन है, पॉजिटिव सेंटिमेंट। इन्फ्लेशन कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। आगे वो देख रहे हैं कि जो हुकूमत ने बजट अभी इस वक्त डिस्कशन में है, लेकिन बजट जो पेश किया है उसमें तमाम चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही हैं कि जिसमें लगता ही है कि IMF के साथ हमारा अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगला जो मुआहदा है वो हो जाएगा, और उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट आने वाले साल में फर्दर कम होगा। ये तमाम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर बहुत अहम है कि जो बजट आया है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स है या जो मार्केट में लोग हैं उनके ऊपर मजीद कोई टैक्स में इजाफा नहीं हुआ। तो ये तमाम पॉजिटिव जो खबरें हैं इसकी वजह से मार्केट रैली कर रही है। और फर्दर बाय द वे ये और भी अभी एक्सपेक्टेड है कि दिस रैली विल कंटिन्यू, मार्केट इज बुलिश। ये भी है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया था, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो टैंक कर रही थी या बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड था, ग्रोथ नहीं थी। तो उस लिहाज से ये एक रीबाउंड भी है मार्केट का। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि 80,000 का बेंचमार्क जुमे को भी क्रॉस किया, और बजट के बाद हम देखते हैं जब सूरत हाल बेहतर होती है, फिर IMF की तरफ से भी पाकिस्तान की इक्तिसादी बेहतरी के हवाले से जो इशारे हैं उन पर फाइनेंशियल इदारे और भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद 80,000 और जुमे को प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा गया, मिला जुला रुझान देखा गया। अब बजट की मंजूरी मरहलावार जारी है। कल सेनेट में ने भी अपनी तजावीज़ दी, खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर टैक्स के हवाले से, फिर बच्चों के दूध के हवाले से, किताबों के हवाले से, तालीम के हवाले से बजट पर भी कल तजावीज़ पेश की गई हैं सेनेट की जानिब से। वज़ीर ख़जाना ने इस बात को तस्लीम किया और साथ साथ उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कितना खुशाइंद है जब हुकूमत तमाम सेगमेंट्स की आरा को शामिल कर रही है और फिर उसी सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हुकूमत के इस वक्त जो बजट फॉर्म हुआ या जो रखा गया, काफ़ी मुश्किल हालात थे इसलिए क्योंकि अगले वाले प्रोग्राम का, जिस तरह हम अभी जिक्र करें IMF प्रोग्राम का, उसके लिए जो शरायत थी वो ये थी कि हम अपने घर को दुरुस्त करें,
अपनी एक्सपेंसेस को कर्टेल करें, जो कि हुकूमत ने इरादा भी किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा है और आगे भी प्लान है। बहुत सी जो नॉन परफॉर्मिंग एंटिटीज हैं उनको बंद किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनको बंद किया जाएगा या उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुश्किल भी हैं और इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है एक रीबाउंड भी कह लें कि एक रिबटल भी क्रिएट होता है आवाम में, लोगों में, जिनके ऊपर उसका असर होता है। लेकिन IMF भी यही चाहता है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है कि हम रिफॉर्म्स करें, चाहे टैक्स कलेक्शन का इदारा हो, चाहे ये जैसे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हो, या टैक्स टू GDP रेशियो को बढ़ाया जाए। और इस वक्त डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत चर्चा है, बातचीत है कि सैलरी तबकात जो हैं उनके ऊपर जो है वजन कम किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लिमिट पे हैं। और जो हिस्सा जो है हमारी इकोनॉमी का जो पहले टैक्स नहीं अदा कर रहा या कम अदा कर रहा है बतौर अपने साइज के, उनको जो है उसमें मरहलावार लाया जाए। प्लान जरूर है हुकूमत का। आई थिंक ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स जो हैं इनके रिजल्ट में हुकूमत अपने टारगेट्स भी अचीव करेगी। और इसी वजह से आप जो मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी यही है। इंटरनेशनल इदारों का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस दफा अपने टारगेट्स अचीव भी कर लेगा और अब रिफॉर्म्स का जो मरहला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। शुमाइल दाऊद साहब, हम देख रहे हैं कि एक नई टर्म अगर बात की जाए इसकी कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के हवाले से, ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है। अक्रॉस द ग्लोब भी पाकिस्तान भी इस ट्रेंड को मुतारिफ करा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं उनको भी ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से गाइड किया जा रहा है, वो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिलेटेड है हमारी क्लाइमेट के साथ भी। हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है और जब फ्लड्स आते हैं, जब कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। 2022 के फ्लड्स में हमारा $15 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि इस साल भी जिस तरह प्री मानसून बारिशों का ज़्यादा इम्कान है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, ग्रीन इकोनॉमी पे अब काम करना हुकूमत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और दीगर ममालिक के साथ जिस तरह हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं उसमें ग्रीन इकोनॉमी को इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है? जी, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जिक्र किया है। अभी इस वक्त हालिया अभी शाया भी हुआ था कि जो दरख्त हैं हमारे इस रीजन के अंदर अभी भी हम उसमें पीछे हैं। तो शजरकारी करना इकोनॉमी के अंदर ओबियस जितने इस वक्त शहर हैं उनके अंदर ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करना, अपने क्लाइमेट को मुतवाजी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी हम लोकली उसका असर ज़ायल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और हुकूमत का इसके अंदर एक रिजॉल्व भी नज़र आ रहा है, ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट के अंदर ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी लीडिंग रोल अदा किया इंटरनेशनली। तो आई थिंक कि ये सबसे अहम होगा। और इसके साथ साथ जो आप देखें कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो फोकस हुकूमत का है उसके अंदर खास तौर पे अगर हम पिछले वाले साल को भी देखें तो एग्रीकल्चर इज द ओनली परफॉर्मर जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कदरे बेहतर प्रॉप अप करके रखा, जबकि सर्विसेज और इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी पीछे रही। तो इस वक्त ये हमारा एक विनर है और इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, करने का इरादा भी है। फार्मर्स को मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए सपोर्ट करना चाह रही है हुकूमत। इसके साथ साथ आई थिंक ये क्लाइमेट के ऊपर भी हमारे लिए पॉजिटिव असर करेगा और आलूदगी को भी कम करेगा। ये तमाम पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं और हुकूमत जो है वो बिल्कुल अलाइंड है इनकी तरफ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगले 1 से 2-3 साल में आपको बेहतरी की तरफ हम गामजन होंगे और फिर हम कुछ बेहतर उसके आउटकम्स लेने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सही। ये सारी बातें लिंक करती हैं डिजिटाइजेशन से, डॉक्यूमेंटेशन से, और डॉक्यूमेंटेशन हमारी इकॉनमी की बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो रजिस्ट भी कर रहे हैं। जैसे रिटेलर्स को अभी टैक्स नेट में शामिल करने के लिए इकदाम किए गए हैं, फिर नॉन फाइलर की टर्म को ख़त्म करने के लिए इकदाम किए गए हैं, तो उस पर भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की जानिब से थोड़ा सा रजिस्ट किया जा रहा है। ये मुश्किल फैसले हैं जो हुकूमत को करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन कितनी ज़रूरी है डॉक्टर साहब?
जी एक्चुअली डिजिटाइजेशन आई थिंक एक मेन स्टे है इस वक्त बजट का, गवर्नमेंट का गोइंग फॉरवर्ड रिफॉर्म्स का हिस्सा है, जिसमें एफबीआर, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी, ऑडिट मैकेनिज्म्स से लेके और जो विद होल्डिंग मैकेनिज्म्स हैं, आपने भी जिक्र किया कि रिटेलर्स उनको पॉइंट ऑफ सेल के अंदर लाना ताकि उनकी जो ट्रांजैक्शंस उनको कम्प्लीटली उसके अंदर लाना। आई थिंक ज़रूरत इसी चीज़ की है आपके इस प्रोग्राम के जरिए भी कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सब लोग सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना हर शख्स को है महंगाई की सूरत में जो कि बतदरीज कम हो रही है, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि अगर हमें मुल्क को आगे इस वक्त डेवलपिंग मुल्कों से हमने आगे मीडियम टर्म की ग्रोथ के मुल्कों में लेके जाना है, तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल होना है, तो हमें अपना हिस्सा करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा टैक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस की मद में, और बतदरीज जो सब लोग उसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो रिटर्न बैक कर सके आवाम को, अपने रेट्स को कम कर सके। ये बहुत ज़रूरत है समझने की कि आज अगर हम सब लोग अपना हिस्सा डालेंगे तो फिर हुकूमत के पास खजाने में इतनी होगी पोटेंशियल कि वो फिर आपके जो रेट्स हैं उनको कम कर सके, तो फिर आपका बर्डन जो है वो कम हो जाए। सही। शुमाइल दाऊद साहब, आप मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, तो आपसे मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरह आपने आखिरी कमेंट किया, क्योंकि आवाम को लग रहा है कि उन पे बर्डन डाला जा रहा है, टैक्स नेट में जो इजाफे के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? एट द एंड शॉर्ट सा आपका कमेंट चाहूँगी कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं ताकि तमाम लोग फाइलर्स हों, तमाम लोग जो है फाइल करें अपने टैक्स रिटर्न्स, इस कैटेगरी में ना हो कि नॉन फाइलर कोई चीज़ है, इसमें ये जो इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं सही हैं, या आपको लगता है कि और स्वेर इकदाम करने चाहिए, क्योंकि आवाम जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है कि वो टैक्स ना दे, क्योंकि वो उसके अपने ऊपर बर्डन फील कर रही है और वो ये समझती है कि शायद उसको पे बैक नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट भी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। जी, ट्रस्ट डेफिसिट को आई थिंक हुकूमत जहाँ पर ये इक़दाम कर रही है जो कि कह लें कि वो मजबूर कर रहे हैं हायर रेट्स की सूरत में, आई थिंक वहाँ पर उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं सोसाइटी के उनको साथ लेने की ज़रूरत है, आपके ज़रिए मीडिया के ज़रिए ये बात फैलाने की ज़रूरत है, जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है, और हुकूमत को बेबी स्टेप्स लेके आवाम को उनका ट्रस्ट विन करने के लिए उनको रिटर्न देने की ज़रूरत है, जहां उनको नज़र आए कि नहीं इस दफ़ा सिर्फ बातचीत नहीं है लेकिन हुकूमत सीरियस है अपने रिजॉल्व में, और वो वाकई ही ट्रस्ट विन करने के लिए ऐसे इकदाम लोगों को नज़र आए। उसके नतीजे में आप देखेंगे कि बहुत रैपिडली लोग उसमें शामिल भी होंगे, और उसके साथ साथ इसको मैं बल्कि सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ग्रेजुअल एक प्रोग्राम दे दिया जाए कि ग्रेजुअली जो रेट्स हैं वो हम कम करते जाएंगे, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 12, 13 या 15% की तरफ बढ़ेगा, और तो स्टेप बाय स्टेप भी हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ओवरनाइट चेंजेस जो एक्सपेक्ट की जाती हैं वो शायद इतनी सस्टेनेबल होती भी नहीं है और उनके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर शुमाइल दाऊद। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, माशी इशारे की जानिब गामजन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और अब हम कुछ बात करेंगे हुकूक के नस्वां कमीशन के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बाकायदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि ख़वातीन को आगाही फ्राहम की जा सके, उनके हुकूक उन्हें मालूम होंगे तो उनका तहफ़्फ़ुज़ बेहतर अंदाज से हो सकेगा। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ एक बहुत ख़ास चीज़ होगी इस कॉन्फ्रेंस में कि हम देख रहे हैं जहाँ पे हम हुकूक निस्वां के हवाले से बात करते हैं और हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से अभी भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो क्लाइमेट चेंज से ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, इस हवाले से भी मुकालमे किए जाएंगे, इस हवाले से भी बात की जाएगी। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है कासिम दाद की, आइए देखते हैं। ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती तंजीम NCSW के ज़ेरे एहतिमाम पाथफाइंडर इंटरनेशनल और UNF के इश्तिराक से कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां के लिए शिराकती मुकालमे की एक सीरीज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिला में नीलोफर बख्तियार ने मीडिया नुमाइंदों को खुसूसी ब्रीफ किया। मैं जिस इस्लामिक मुल्क में जाती हूँ वो मुझे वापसी पे कहते हैं ख़त लिख के कि अपने कवानीन हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नंबर 1 इन प्रो विमेन लेजिस्लेशंस, वी आर ऑन टॉप। हमसे शेयर करके वो बनाते हैं। हमारी जो तादाद पार्लियामेंट में ख़वातीन की है, हिंदुस्तान तरसता है
वो रिजर्व सीट्स बनाने के लिए, आज तक वो नहीं बना सके। सो हमने वी नीड टू ब्रेक दैट साइलेंस, हमने उस चुप को तोड़ना है, उस औरत की खामोशी को तोड़ना है, उसको जुर्रत देनी है कि उठो, बात करो, अपना हक मांगो। सेहत, बुनियादी सेहत उसका हक है, ये इंसानी हकूक के ज़िम्मे में आता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेहत, मौसमियाती तब्दीली, कानून में इस्लाहात और तालीम बारे 25 जून 2024 से 28 जून 2024 तक मखसूस मौज़ूआती शोबों के लिए स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा के शिराकतदारों और माहिरीन के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं बहसीत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब कि बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी, मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा, कि मैं आला अदालती कौंसल के जारी करदा कि मैं आला अदालती काउंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा, ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ व रियायत और बला रग़बत व अनाद बला खौफ व रियायत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत मुबारक हो। शाद अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने उनसे हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। गवर्नर पंजाब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़िद की गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस शुजात अली ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठाया है। गवर्नर पंजाब ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब लाहौर में मुनक़िद हुई, जहाँ पर जस्टिस शुजात अली खान ने अपने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया है लाहौर हाई कोर्ट के। जी जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। इस्लामाबाद की अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मज़ीद बेहतरी इसमें आ रही है। और पहले भी देखा जाता था कि इस्लामाबाद को एक बहुत सिक्योर और सेफ सिटी कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और कार लिफ्टिंग, बैनुल सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग को पकड़ा भी गया है। इस हवाले से हमने देखा कि कुछ कंप्लेंट सामने आई या छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड सिक्योर और सिटी। सिंस अब आबादी में इजाफा हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन बनता जा रहा है, बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए यहाँ पर सेटल हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से। और फिर जो जराइम पेशा अफराद हैं वो स्नेक इन करने की कोशिश करते हैं। तमाम इस हवाले से जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनकी मदद भी ली जाती है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का किरदार नहायत ही शानदार है, जहाँ पर हम अमन व अमान के क़याम के हवाले से, जराइम की रोकथाम के हवाले से देखते हैं मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। तो इस कार लिफ्टिंग जो एक गैंग था उसका पता कैसे लगाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कब किया गया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की गई, इस पर हम बात करेंगे DIG इस्लामाबाद जनाब सैयद
علی رضا صاحب سے جو کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید علی رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو مبارکباد آپ کو سب سے پہلے اس کامیابی پر، یقینی طور پر بہت بڑا کنسرن تھا اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے، پھر راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے بھی، کیونکہ جڑواں شہر ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا پتہ کیسے چلا، کمپلینس کب سے تھیں اس کے بارے میں، اور اس کے ممبرز کون کون تھے؟ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک بڑا پیرینیل ایشو ہے اسلام آباد میں، اس کی بڑی ٹپیکل جیوگرافی ہے، لائک یہ ادھر سے کے پی کے ساتھ کیونکہ ملکہ بن جاتا ہے اسلام آباد، اور ادھر سے راولپنڈی ہے، تو اسپیشلی جو کے پی کے ہے کار لفٹنگ کے حوالے سے ادھر سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور یہ پرانی گینگز تھیں۔ ایک بہت پرانی گینگ تھی وہ بلال ثابت، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بھی پولیس نے اس کو ایز پر جو ہماری ساری ایفرٹس تھیں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد یہ اس کا ایک ریمننٹ رہ گیا تھا، اس کا نام الیاس ہے۔ یہ بہت نٹوریس گینگ تھی اور یہ انٹر پروونشل گینگ تھی۔ انٹر پروونشل سے مراد ہے اس کا کراچی میں بھی واقعات ہیں، وہاں پہ بھی یہ وارداتیں کر رہے تھے، اور راولپنڈی میں بھی کر رہے تھے، اور اسلام آباد میں بھی کر رہے تھے، کے پی کے میں بھی کر رہے تھے۔ سو دے آر ڈوئنگ دیز انسیڈنٹس ایوری ویئر اراؤنڈ اٹ، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں بعض قدر رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے، اور یہ اتنی ڈیول تھے کہ وہ جا کے اور بار بار واردات کرنا، اس میں ہمیں جو اللہ نے مدد کی وہ بیسیکلی سیف سٹی کے ذریعے ہوئی، کہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان میں ان کی شکل آ گئی اور تصویر آ گئی، کیونکہ یہ گینگ بار بار واردات کری تھی، اور یہ جب پرسوں ان کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس دن بھی یہ ایکچولی ایک کار کو مری سے لفٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہاں سے وہ چوری کر کے، اور طریقہ کار یہ تھا وہاں سے لے کے آ رہے تھے۔ تو کیمروں کی مدد سے ہم نے ان کا باقاعدہ پوری تصویر لی، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہو دے آر۔ پھر اس کے بعد کیمروں کی مدد سے ہم نے ان کے روٹ بنائے۔ روٹ سے مراد ہے کہ ان کی ایکسپیکٹڈ موومنٹ کیا ہے۔ موومنٹ ان کو جب بھی یہ مری سے کوئی بھی کار یا اس طرح کے وہیکل اٹھاتے تھے تو یہ مری روڈ سے آتے تھے، مری روڈ سے آ کر یہ کشمیر جو ہمارا چوک ہے وہاں سے رائٹ لے کے سری نگر ہائی وے پہ چڑھتے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر موٹر وے پہ چڑھتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک ان کا روٹ تھا پیچھے سے جاتے تھے مری سے ٹورڈز ایبٹ آباد، اور اس طرف نکلتے تھے نتھیا گلی کی طرف۔ تو ہم نے دونوں روٹس کے اوپر یہ الٹیمیٹلی سیف سٹی کی مہربانی ہے، اور نو ڈاؤٹ سیف سٹی از بیک بون ان فیوچر فار آل کائنڈ آف پولیسنگ، جس کے اوپر جناب وزیر اعظم صاحب نے اسپیشل بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے، ہم نے، اور اس کی وجہ سے ہم سارے مل کے ایک بڑا چھوٹا ایک سیف سٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک منی سیف سٹی تو لگ رہا ہے ابھی، آلموسٹ تمام ہمارا اسلام آباد کورڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک پورا ہول سم ایک پروجیکٹ ہے وچ اماؤنٹس ٹو آئی تھنک بلینس، جو کہ وہ بھی اس میں لگایا جا رہا ہے۔ تو سیف سٹی کی مدد سے ان کی ہمیں ڈیٹیکشن ہوئی، پکچرز کا پتہ چلا، روٹ کا پتہ چلا۔ ضرور۔ سو کوئی تقریباً 15 دن پہلے سے ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں اس کے بڑے قریب چلے گئے تھے۔ یہ بیسیکلی 4 سدے کا رہنے والا ہے، اور اس کا نام الیاس ہے۔ الیاس کے ساتھ اس کا ایک دوست وقاص تھا، ایک اس کا اور دوست تھا، اور ایک اس کے ساتھ خاتون بھی تھی۔ یہ ہم نے 4 سدہ میں پچھلے کوئی 2 ویکس سے اس کے اوپر لگائی ہوئی تھی، ریکی لگائی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو چیک کر رہے تھے کہ اس کی موومنٹس کیا ہیں، لیکن یہ وہاں سے ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اچھا۔ الٹیمیٹلی وی کیپٹ آن ویٹنگ۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح پولیس کسی گینگ کو لیتی ہے، بالکل صحیح، اور کتنا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو وہاں پہ الٹیمیٹلی یہ آور پولیس کیپٹ آن ویٹنگ دیئر، لیکن الٹیمیٹلی پھر ساتھ ہمیں اور بھی 2 چیز کرنی پڑی، وہ تھی کہ ہمیں امپلانٹ کرنا پڑا اپنا انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس۔ ہم نے کچھ لوگوں کو امپلانٹ کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے ہمیں اس کی انفارمیشن دی، بتایا یہ کہ یہ ابھی مری کے علاقے میں ہے، اچھا، اور ہی واز آن دا مشن، اور آپ لوگ اب اس کے مطابق اپنا پلان کریں۔ سو وی ریٹرن بیک، اور ہم نے ادھر کو تھوڑی بہت ڈپلائمنٹ چھوڑی، باقی ہم پھر ادھر آئے۔ الٹیمیٹلی وہ پھر روٹ کے اوپر جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کے روٹ جو ہم نے پہلے بنائے ہوئے تھے ود دی ہیلپ آف سیف سٹی، وہ الٹیمیٹلی ہم نے سارے مین کیے ہوئے تھے۔ صحیح۔ جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ پورا آپ کا ایکسپریس، اور یعنی کہ مری ایکسپریس، مری روڈ، اور آگے جو ہمارا سری نگر ہے اور ادھر سے ایبٹ آباد والا روڈ، وہ سارا ہم نے مین کیا ہوا تھا۔ اور مین وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑی رکتی ہے، سلو ہوتی ہے، تاکہ اس کو انٹرسیپٹ کر کے روکنا ہوتا ہے، مقصد روکنا تھا۔ اس دن جب یہ آیا ہے صبح 6:40 پہ واردات، اسی طرح صبح 4-5 بجے واردات کرتے ہیں اور گاڑی لفٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ الٹیمیٹلی یہ روٹ لیتے تھے۔ جب وہاں کشمیر چوک میں پہنچے ہیں تو پولیس، کیونکہ گاڑی وہ ٹرن لینا تھا، ٹرن لیتے ہوئے تھوڑی سی سلو ہوئی، پولیس سامنے آئی ہے،
पुलिस को इसकी गाड़ी का पता था और वो हमें इसकी शक्ल का भी पता था, तस्वीर का, और वो चेहरा का सारा लोग जानते थे जो बैठे हुए थे। और वहाँ पे एग्जैक्टली 73 पर्सनल वर डिप्लॉयड ओवर देयर, जिसमें हमारी ATS के लोग थे, AVLS के लोग थे, CIA के लोग थे, पूरी एक जॉइंट एफर्ट थी ये। सही। जो ही नज़र आए तो इसको पुलिस सामने आती है तो ही इमीडिएटली ओपन फायर ऑन पुलिस। अच्छा। और साथ ही यू टर्न लेके रॉन्ग वे पे पीछे जाने की कोशिश की इसने, तो वो गाड़ी ऐसे इसने टर्न लेने की कोशिश की, जो ही कोशिश की तो इसने फायर भी साथ किया। इनके पास एक्चुअली 2 गाड़ियाँ थी, एक लिफ्ट की हुई है और ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। लिफ्ट की हुई गाड़ी जो होती है वक्ती वो आगे आगे चलती है, और जो पीछे होता है ये जो जिसमें खुद वारदात के लिए आए होते हैं, ये गैंगस्टर था ना, ये पीछे पीछे उसको कवर देता था। अच्छा। तो ये इनका पूरा पुराना तरीका है। बिलाल साबित का भी यही तरीका था, और बिलाल साबित बड़े एक नोटोरियस गैंग थी। अल्टीमेटली ये इट इज़ पार्ट ऑफ दैट गैंग, एंड अल्टीमेटली ये उनके जैसे होता है रेमनेंट्स है। तो पीछे पीछे इसकी गाड़ी थी, आगे जो गाड़ी है उन्होंने भी फायर खोल दिया, इन्होंने भी खोला, और ये वो जो फायरिंग हुई है उसमें पुलिस ने भी यकीनन अपनी प्रोटेक्शन लेते हुए फायरिंग की। तो ये जो पीछे वाली गाड़ी है, क्योंकि इसमें टारगेट था और अगले वाली गाड़ी है तो पुलिस का भी फोकस पीछे था, तो अल्टीमेटली वो जो अगले वाली गाड़ी है वो निकल गई। अच्छा। वो मरीज से जो लिफ्ट हुई है ना, वो GL आई थी, वो निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी की कि उसमें ये वहीं पे ज़ख्मी हुआ शदीद, और 3 लोग ज़ख्मी हुए। चौथी खातून थी वो भी ज़ख्मी हुई, उसकी लेग पे फायर लगा हुआ है, और उसमें शी इज़ इन हॉस्पिटल। और फिर इनको जब निकाला तो ये अल्टीमेटली दे डाइड ओवर देयर। इनकी गाड़ी से आप हैरान होंगे कि बेतहाशी नंबर प्लेट्स, अच्छा, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे पिक्चर, जाली नंबर प्लेट्स, जाली नंबर प्लेट्स जो ये यूज़ करते थे ताकि वो पकड़े ना जाए। और साथ में गाड़ी को ना शीशा उसका तोड़ते हैं, ये ब्रेक करते हैं, फिर अंदर हाथ डालते हैं, वो उसको ऐनक शीशा कहते हैं, वो उनके पास था। उसके बाद जैमर था कि कोई किसी का अगर गाड़ी में मोबाइल रह जाता तो वो ना चलता रहे, जैमर अंदर लगा देते थे, जैमर्स थे। साथ में स्विच को ऑन ऑफ करने का तरीकाकार था, वो अंदर मौजूद था। अच्छा। तो उसके बाद इग्निशन जो है, क्योंकि जो लोकेटर होता है ना उसको काटते थे, उसके बाद इग्निशन का तरीकाकार लेते थे, वो उनके पास सारा सिस्टम था। तो दे हैड ऑल कंप्लीट, वो उसमें लाइक ऑल द कीज, लाइक रेंचेस, और वो जो चीज़ें होती हैं वो सारे टूल्स सारे थे उनके पास, एवरीथिंग वो सारी है। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की ताकि उस सिस्टम को काटा जाए, अगर गाड़ी का अपना भी ट्रैकर है कि कहीं भी ट्रेस ना हो सके। अलीज़ा साहब, मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी। अब ये गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिस तरह आपने कहा कि जाली नंबर प्लेट्स होती हैं, ट्रेस हो जाती हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हेयर इन द ट्विन सिटी, जब आप गाड़ी चोरी करते हैं तो फ़ौरन जाके गाड़ी खोल देते हैं, और वो गाड़ी को फिर और बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे वो उनके पार्ट्स बिक रहे होते हैं और फ़ौरन दरवाजे अलग कर दिए, सारी चीज़ें अलग कर दी, तो उसको रिकग्नाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो गाड़ी किसी के घर में जाके गैरेज में खड़ी हो जाएगी, तो सेफ सिटीज़ वहाँ पे कैसे काम करेगा? इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या बनाया जा रहा है कि अगर इन केस वो चीज़ें बेच रहे होते हैं तो उसका क्या मैकेनिज़्म है जिन मार्केट्स में वो फ़रोख्त हो रहा होता है, बिकॉज उनको पता होता है कि हमारे पास ये वाला गैंग है जो गाड़ी चोरी करके ला रहा है। तो इस हवाले से पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि इसकी रूट कॉज को ही टैकल किया जा सके, उनके पास कोई ऐसा मार्केट ना हो जहाँ पे वो ये सेल आउट कर सके? थैंक यू, आपने आधा रिप्लाई खुद ही कर दिया इसमें। बेसिकली इट इज़ ए होल सीक्वेंस वाइज कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, एग्जैक्टली, जिसको हम माफिया कहते हैं और जिसको हम एक ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें बहुत सारे टीयर्स होते हैं। लाइक एक बंदा लिफ्ट करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक बंदा लिफ्ट करता है कार को, दूसरा बंदा उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तीसरा आगे उसको लेके जाएगा, डिस्पोज करेगा, चौथा उसको आगे रीसेल में डालेगा या उसको डिसमेंटल करके बेचेगा। उसके ये यानी कि एक पूरा सीक्वेंस है। तो इसमें हर जगह पे हमने उसको लाइक रोकना है। और उसमें जो बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका वो ये है, जो गैंग लिफ्ट कर रही है और जो गैंग ट्रांसपोर्ट कर रही है वो एक ही कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उनमें इंटरवीन करते हैं। तो बात वो है कि अल्टीमेटली जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में यकीनन ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हमें पता लग जाए, लेकिन वो जो लोग हैं वो इतने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं कि अल्टीमेटली हमें उनके ज़रिए पता लगता है, जो लिफ्टर्स हैं। तो लिफ्टर्स वो नहीं बता रहे होते, अवॉइड करते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, लेकिन कहीं पे पता लग जाए तो उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाता है। सो गैंग, लिफ्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड देन डिस्पोज ऑफ करने की टीम, ये सारों के ऊपर एक्शन किया जाता है। और अल्टीमेटली फिर इन सारों के ऊपर जब एक्शन करते हैं तो कार लिफ्टिंग कम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये गैंग और उससे पहले भी कार लिफ्टिंग बहुत कम हुई है। ओवरऑल इस्लामाबाद का क्राइम जब से अभी ये नए जनाब अली नासिर नज़वी साहब IG साहब आए हैं और इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है ये सारी टीम आई है, तो अल्लाह ने एक मेहरबानी की है कि ओवरऑल क्राइम 60% काम है।
اور وہ ہم بیس رکھتے ہیں اس میں ہر قسم کا کرائم ہے جو ہینیس کرائمز ہیں, کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے, چاہے وہ تھیفٹ ہے, رابری ہے, موٹر سائیکل تھیفٹ ہے, سنیچنگ ہے یا کار تھیفٹ ہے, سارے نیچے گئے ہوئے ہیں. ایک اچھی یہی والی جیسے ہے کہ پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے, تمام ٹیئرز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے, پٹرولنگ تیز کی ہوئی ہے, اور عائش صاحب خود رات 2-3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں, خود روڈز پر ہوتے ہیں, اور ساری ٹیم بھی پھر روڈز پر ہوتی ہے. تو اس سے اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے اور کافی کرائم کم ہے. اس میں ساتھ ساتھ سید علی رضا صاحب بتائیے گا کہ کچھ ایسے ایریاز کو پولیس نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جہاں پر سنیچنگ ہے یا تھیفٹ ہے یا پھر رابریز ہیں, ان کا جو ایوریج ہے یا ان کا گراف تھوڑا سا اوپر ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لنکڈ ایریاز ہے, جیسے پیر بدھائی کا ایریا ہے اور ساتھ ساتھ آئی جے پی کی روڈ کے ساتھ ساتھ جتنا بھی علاقہ ہے وہاں پر کرائم ریٹ تھوڑا سا زیادہ بتایا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آرز درج کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کمپلیننٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سادہ پیپر پر درج ہو جاتی ہے لیکن ایف آئی آر باقاعدہ نہیں ہوتی. اس کے لیے اب جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, آن لائن آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا امپرومنٹس آ رہی ہیں؟ دونوں چیزیں بہت پرٹیننٹ ہے آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. نمبر 1 تو آپ نے کہا کہ آئی جے پی روڈ کے ساتھ ساتھ جو سارا ملک کا علاقہ ہے وہ افیکٹڈ ہے, ویری ٹرو, اور یہی چیلنجز ہوتے ہیں پولیس میں, اور یہ بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے, اور اس آبزرویشن کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. سو جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی اسی طرح افیکٹو ہو رہے ہوتے ہیں, اسی طرح زیادہ ریسورسز لگا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم زیادہ پرو ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. سو آئی جے پی روڈ جو ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ چیزیں کر رہے ہیں, لائک ناکہ بندیز کر رہے ہیں, پٹرولنگ کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے آئی جے پی روڈ جو یہ گندم گودام ہے یہاں پہ ایک انکاؤنٹر ہوا ہے, اور لائیو انکاؤنٹر ہوا وہاں پہ. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پولیس از آلسو نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ کون سا ایریا ہے, اس کو ہم ہاٹ اسپاٹس کہتے ہیں. تو دس از آور ہاٹ اسپاٹ. جب ہاٹ اسپاٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان چیزوں کو اس طرح ہی ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. لائک اگر ایک جگہ سیف ہے تو ہم کم کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ جہاں پہ کرائم زیادہ ہوگا اس سے زیادہ کریں. تو آئی جے پی روڈ پہ کچھ دن پہلے واردات ہو رہی تھی. کسی بھی جگہ پہ جب کرائم بڑھتا ہے تو کرائم میں ایشو گینگ کا آتا ہے. گینگ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. اگر گینگ کو آپ نہیں لیتے تو وہ کنٹینیوسلی دے کیپ آن ڈوئنگ تھنگس, دے کیپ آن کمٹنگ کرائم. وہ گینگ کو ہم نے ادھر سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ آتے ہیں اور واردات کرتے ہیں. دودھ والی جو گاڑیاں آتی تھیں ان کے ساتھ واردات کرتے ہیں, ان کو روکتے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے. اللہ نے مہربانی کی, وہ الٹیمیٹلی ایک دفعہ آئے بھاگ گئے, دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے آگے پولیس پہ فائر کی. اس کی بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. سیدھی وہ فائرنگ کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی پولیس نے بھی رسپونڈ کیا, اور پھر وہ اس میں سے وہ بھاگ تو گئے لیکن وہ انجرڈ ہو گئے تھے. الٹیمیٹلی وہ دے ڈائیڈ, ون آف دیم ڈائیڈ. تو الحمدللہ وہ واردات بھی ختم ہوگی. کہنے کا یہ مطلب دس از این امپورٹنٹ ایریا جہاں پہ, یا اس کے علاوہ جو وہ ایریاز جہاں پہ 7 مہلکہ آبادیز میں سے ایلیمنٹس آ سکتے ہیں, سنیک ان کر سکتے ہیں, جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ دے سنیک ان ٹو دی کیپٹل, تو وہ ہم بالکل ہمارے ہاٹ اسپاٹ ہوتے ہیں اور وی مینیج دیٹ. تو پہلی تو یہ بات ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ایف آئی آرز کے حوالے سے جو ایف آئی آرز ہیں وہ ان کا ایشو بنتا ہے. ایک میں نے ریکویسٹ کرنی ہے تمام پبلک سے آپ کی وساطت سے, جی پلیز, وہ یہ ہے کہ کسی بندے کی اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو آئی ووڈ ریکویسٹ, دس از اسٹینڈنگ آرڈرز آف آنریبل آئی جی پی اینڈ آور ریسپیکٹڈ انٹیریئر منسٹر, آپ نے ہمارے جتنے بھی ہیلپ لائنز ہیں, نمبر ہیں 15, ایون میرے آفیسز کے نمبر ہیں, میرے اپنا پرسنل نمبر بھی میڈیا پہ دیا گیا ہے. آپ اس پہ ایک میسج کر سکتے ہیں کہ میری ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر کا ہم نے ایک بڑا مربوط نظام بنایا کیونکہ دس از فرسٹ رائٹ اینڈ دس از لیگل رائٹ فار ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو ایوری ون, ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان. انشور کرنا ہے کہ ہم نے سب کو یہ رائٹ دینا ہے. وہ انشور ہو چکا ہے. ہاں کہیں پہ یقیناً کوئی کوتاہی کرتا ہے تو آپ نے ہمیں ضرور لوپ میں لینا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کریں گے, اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ 100% ایف آئی آر بھی ہو, میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہو, اور میرٹ پہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ نیچے والے وہ کو اپنی مرضی کریں. اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ انشاءاللہ بہت چیزیں امپروو کر گئی ہیں جس کو ہم ڈیلی دیکھتا ہوں, میں ڈیلی دیکھتا ہوں, لیکن پھر بھی پبلک بہتر طور پہ بتا سکتی ہے, اور اس میں پبلک ہماری ضرور مدد کرے, ہمیں بتائے تاکہ ہم اس سسٹم کو اور اچھا کریں. بہت شکریہ سید علی رضا صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے جو پاکستان میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپل آف اسلام آباد, وہ زیادہ ہیں. اسلام آباد از دا سیفسٹ سٹی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آپ لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہم بات کر رہے تھے ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی سے. پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہوا ہے نیوز بریک کا.
جی جناب، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آج 25 جون ہے اور آج سمندری مسافروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سمندری مسافر ہیں ان کی سیکیورٹی کو کس طرح انشور کرنا ہے، اور خاص طور پہ سمندری سفر کے حوالے سے ہم بات کریں تو سمندر کے ذریعے بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے اکانومی کو بہتر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو 90% جو تجارتی نقل و حمل ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جی، انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن نے 25 جون 2010 سے اس دن کا آغاز کیا تھا اور 14 برس ہو گئے ہیں اس دن کو مناتے ہوئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو براہ راست یا پھر بالواسطہ طور پر بھی اگر اس سے منسلک ہیں تو ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی ایفرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تسلیم کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا کٹھن سفر ہے جس میں بہت سارے طوفانوں کا، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلسل، چاہے وہ ہمارے میرینز ہوں، ہماری نیول فورسز ہوں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تجارت سے منسلک ہیں، جو لوگ ٹرانسپورٹیشن سے منسلک ہیں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگ صرف سفر کے لیے، مختلف جزائر دیکھنے کے لیے، سیاحت کے لیے سفر کرتے ہیں، تو ان کا بھی آج کا دن ہے، کیونکہ سمندر سے محبت اور اس سے اٹریکشن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، اور وہ جاتے ہیں اس کی سمندر کی گہرائی ناپنے بھی جاتے ہیں، اور پھر سمندر کی جو طوالت ہے، وسعت ہے، اس کو ماپنے کا بھی وہ ایک تجسس رکھتے ہیں۔ بالکل جناب، جہاں ہم سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم گھومنے پھرنے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان ایسی خوبصورت سفر اردو والا سفر، انگلش والا سفر بالکل نہیں، کیونکہ آپ تو سفر اردو والا کرنے چاہتے ہیں، لیکن جو انوائرمنٹ ہے، جو نیچر ہے، وہ آپ کی وجہ سے انگلش والا سفر کر رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاح ہیں پاکستان میں بھی اور اکراس دا گلوب بھی پاکستان میں آتے ہیں، ناردرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں، اور آج کل کی جو سچویشن ہے، جو آج کل کا موسم ہے، وہ ایک آئیڈیل موسم سمجھا جاتا ہے غیر ملکی سیاحوں کے لیے پاکستان آنا، اس سمرز کو انجوائے کرنا، جو کہ وہاں پہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کسی بھی جگہ پہ جاتی ہے اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جاتی ہے، تو ان پہاڑوں کا تحفظ کتنا زیادہ ضروری ہے، ان کی مینٹیننس کتنی زیادہ ضروری ہے، اس کو پرزرو کرنا اس نیچر کو کتنا زیادہ ضروری ہے، اس پر کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے نا مانور، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید کسی محکمے کو کرنا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے، تو ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، جیسے ہم مہمان بن کر کسی کے گھر جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو نہیں چھیڑنا، آپ نے کسی چیز کو توڑنا نہیں ہے، اگر وہ کھانے کے لیے آپ کو آفر نہیں کرے تو آپ نے شروع نہیں کرنا، تو یہ وہی آداب ہیں جو ہمیں سیاحت کے دوران ہمیں ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اب پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آفتاب الرحمان رانا صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑا شاندار سال ہے سیاحت کے حوالے سے، اور بہت بڑی تعداد میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو مہم ہے خاص طور پر ذمہ دارانہ سیاحت، اس کا آغاز، یہ کانسیپٹ کیسے آیا اور آگاہی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے خود بھی ابھی نوٹس کیا ہوگا، عید کی چھٹیوں میں بھی بے تحاشا لوگ پہاڑی علاقوں کا گرمیوں کی چھٹیوں میں رخ کر رہے ہیں، اور دن بدن ہماری جو ملکی سیاحت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ خوبصورت ترین علاقوں کو جا کے ایکسپلور کرے، دیکھے، وہاں کے لوگوں سے ملے، ثقافت کو دیکھے، لیکن جہاں سے خواہش ہے ساتھ ہی ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جب ہم ان علاقوں میں جائیں تو ہمیں کس طرح سے ایک رسپانسبل ٹورسٹ کا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا ہے، اور خاص طور کے اوپر ایک بڑا واضح جو ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے بڑھتی ہوئی سیاحت کا ان پہاڑی علاقوں میں، وہاں کے قدرتی ماحول کے اوپر ہے، کیونکہ جہاں جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں خوبصورت مقامات پہ جھیلیں دیکھتے ہیں، اچھے نظارے دیکھتے ہیں، وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں سے جب واپس آتے ہیں تو گندگی کے ڈھیر چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جگہ جگہ لوگ تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں، تو وہ ایک ارسپانسبل بیہیویئر ہے سیاحوں کا، جو کہ ان کے بعد آنے والے سیاح بھی بڑا محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہماری ٹورزم ایکٹیویٹی ہے اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں۔ جب ایک سیاح کسی علاقے میں جاتا ہے، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں، تو اس کے وہاں جانے سے 3 طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اثر وہاں کے قدرتی ماحول کے اوپر، ایک وہاں کی لوگوں کی بود و باش اور ثقافت کے اوپر، اور تیسرا ان کی معیشت کے اوپر۔ تو اب یہ ایز اے ٹورسٹ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم وہ اثر مثبت طریقے سے ڈالیں یا منفی طریقے سے ڈالیں۔ تینوں ایلیمنٹ کے مثبت منفی اثرات موجود ہیں۔ اگر ہم کیئر کریں گے،
اپنا کوڑا کرکٹ وہاں چھوڑنے کے بجائے کسی تھیلے میں ڈال کے واپس لے آئیں گے اور ہوٹل کے ویسٹ بن میں یا کسی پیٹرول پمپ کے ویسٹ بن میں ڈالیں گے تو یہ مثبت اثر ہمارا ہوئے گا. اگر ہم یہ سب کچھ وہاں چھوڑ آتے ہیں تو یہ منفی اثر ہے, اور یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سیاحتی مقامات کا ماحول کو بہت زیادہ آلودہ کر سکتا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کا قدرتی ماحول بہت ہی فرجائل ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے. تو اس فرجائل انوائرمنٹ کو جو شہروں کے لوگ ہیں شاید وہ اتنا اچھا سمجھ نہیں پاتے. شہروں میں میونسپلٹی کا نظام ہوتا ہے, کوڑا ٹھکانے کا نظام ہوتا ہے, سب ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہاں پہ خود ہی آپ نے ایک رسپانسبلٹی اڈاپٹ کرنا ہوتی ہے. تو ہم اس کیمپین کے ذریعے ایک تو لوگوں کو یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ جب آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں جو کچھ لے جا رہا ہوں اس کو ایک تھیلے میں ڈال کے واپس لے کے آؤں. میں وہاں پہ درختوں کو نہ کاٹوں, ساری رات بیٹھ کے بون فائر نہ کروں. وہاں پہ اگنے والے درخت کئی 100 سال میں بڑے ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک چھوٹا سا درخت کاٹ دیا, ہو سکتا ہے وہ 40 سال کا درخت ہو. اسی طرح وہاں پہ جو جانور پائے جاتے ہیں, اگر آپ گندگی چھوڑ کے آتے ہیں وہ اس گندگی میں سے کچھ چیزیں کھائیں گے, وہ بیمار ہو جائیں گے. ان کے اندر بیکاری پن آتا ہے. آپ نتھیا گلی میں چلے جائیں, لوگ وہاں پہ بندروں کو کھانے پینے کی چیزیں ڈالتے ہیں. تو ہم نے انسانوں کو تو بیگر بنایا ہی تھا, ہم نے جانوروں کو بھی بیگر بنا دیا. تو وہ سڑک کے اوپر لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کون دے دو, ہمیں کوئی. تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. نہ دو تو وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارا جو سب سے جو بڑا اور واضح جو امپیکٹ ہوتا ہے وہاں جانے کا وہ قدرتی ماحول کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کو ہم بڑے آسانی سے کچھ چھوٹے ٹپس ہم نے بنایا ہے, پورا بکلیٹ کی اس کو بنا دیا ہے, اس کو فالو کریں تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. دوسرا, وہاں کے لوگ, جتنا سینسیٹیو ہمارا قدرتی ماحول ہے اتنا ہی سینسیٹیو وہاں کا کلچرل انوائرمنٹ ہے. اب ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں کتنی کلچرل ڈائیورسٹی ہے. کہیں پہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے کنزرویٹو لوگ ہیں, کہیں پہ بہت لبرل قسم کا انوائرمنٹ ہے. ہنزا آپ گلگت کی طرف چلے جائیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کمیونٹیز ہیں. لیکن ہم جب ان علاقوں میں جائیں تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے وہ بھی ہماری ہی کی طرح کے انسان ہیں. جس طرح ہم اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں اس طرح وہ بھی چاہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی کھڑی کر کے آپ نے خوبانی کا باغ دیکھا, دھاوا بول دیا اور ان کا سارا باغ اجاڑ دیا, چیری کے باغ میں گھس گئے. تو مہمان نواز بہت ہیں وہ لوگ, آپ سے پیسے بھی نہیں شاید لیں گے, لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک اچھے مہمان بنیں اور وہ آپ کو اچھے میزبان بن کے دکھائیں گے. تو ان دونوں چیزوں کے بیلنس کو بڑا ڈیلیکیٹلی رکھنا ہے. اور تیسری جو بات میں نے کی معیشت کے اوپر, ہمارا وہاں جانا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ ان علاقوں میں نہ تو کچھ صنعت ہے نہ بڑے بڑے کاروبار ہیں. تو سیاحت ہی کے ذریعے ہم ان کا روزگار کو بہتر کر سکتے ہیں. تو جب ہم جائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے وہاں جانے سے وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کی پروڈکٹ خریدیں گے, ان کے بنائے ہوئے ہینڈی کرافٹس خریدیں گے, ان کے ڈرائی فروٹس خریدیں گے, تو ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. تو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارا بنے گا. اگر ہم وہاں جا کے بھی میک ڈونلڈ کے برگر ڈھونڈیں اور دوسری ایسی چیزیں جو نیچے سے جاتی ہیں, تو پھر وہ سارا پیسہ ہمارے آسائش وہاں ارینج کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کر دیں گے, بجائے ہم ان کی پروڈکٹ, ان کی خوراک, ان کی چیزوں کو کنزیوم کریں. اس چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ سارے تینوں ایلیمنٹ اس کیمپین کا حصہ ہیں, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو ہم جس حد تک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں. صحیح. آفتاب صاحب, ہم اکراس دا گلوب دیکھیں تو ٹورسٹ کے بہت زیادہ رائٹس ہیں. ابھی تو ہم نے مقامی لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے. ٹورسٹ کو بھی ہم نے دیکھا گیا کہ اکثر اوقات جب وہاں کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی وہ کلچر نہیں پتہ ہوتا, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے تو ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے تصویر کھنچا لیں گے. اور کچھ ایسے واقعات ہم نے دیکھے بھی, ہوئے بھی, اور اس پہ بہت جیل بھی ہوئی, سزا بھی ہوئی, پنش بھی کیا گیا ایسے لوگوں کو. اب یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ٹورسٹ کو بھی سپیس دی جائے. ٹورسٹ بھی اگر آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ایک کلچرل بیریئر ہے. وہ بھی اگر باہر سے آ رہا ہے اس کی ڈریسنگ بھی اور ہوگی, اس کو اگر آپ کوئی بھی بات کہیں گے, سم ٹائمز اٹس ناٹ اباؤٹ دا لینگویج, کیونکہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ بات ہو رہی ہے یا ہماری فیور میں ہو رہی ہے. پھر سارے لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے کہ کوئی اگر دوسری شہریت کا بندہ ہو کہ ہمارے ساتھ تصویر کھنچاؤ. ہر بندہ ہر جگہ پہ تصویر کھنچانے کے لیے نہیں کمفرٹیبل ہوتا. یہ چیز کتنی زیادہ اس کو انشور کرنا ہے کہ ٹورسٹ کی سیکیورٹی کو بھی مینٹین رکھنا ہے, ان کی شکایات کو بھی جو ہے مقامی لوگوں نے جو ہے اس کو بھی کیٹر کرنا ہے. وہاں کی جو پولیس ہے یا وہاں پہ جو ڈفرینٹ ٹورسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ ٹورسٹ کو بھی کوئی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. ہاں بالکل. دیکھیں ہمارے لوگ جو بھی, میں تو ریکمینڈ یہ لوگوں کو کرتا ہوں جو سیر و سیاحت کے لیے جائیں, وہ جانے سے پہلے ذرا پڑھیں اس علاقے کے بارے میں.
वहाँ की तारीख़ को पढ़ें, वहाँ के लोगों की बुदोबाश के बारे में जानें। बहुत सारा मवाद मौजूद है। हमने बहुत सारे लिटरेचर प्रोड्यूस किए हैं, बुकलेट्स बनाए हैं। अब एक नया पूरा वेबसाइट salampakistan.gov.pk वो भरपूर है मालूमात से। तो लोग अगर ऐसे सोर्सेज पे जाते हैं, पहले पढ़ते हैं, मालूमात लेते हैं, आगही के साथ जाते हैं, तो उनका वहाँ जाना वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पे मुस्बत असर छोड़ेगा, और जब वो वापस आएंगे तो अच्छी यादों के साथ वापस आएंगे। तो टूरिस्ट को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जी अभी बस छुट्टियां आ गई हैं, बस मैं गाड़ी निकालूं और चल पड़ूं। अभी आपने देखा लोगों ने रातें इवन सड़कों के ऊपर गुजारना पड़ी उन्हें। प्रेपरेशन नहीं थी, पता नहीं था कि होटल बुक किया है कि नहीं, सड़क खुली है कि नहीं। ओवर क्राउडिंग बड़ा मसला बन गया है। पहाड़ी इलाकों में तंग सड़कें हैं, वहाँ पे आप बड़ी बड़ी हाईवेज़ तो है नहीं। तो प्रेपरेशन जो है जाने से पहले वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इंजॉयबल हॉलीडेज़ स्पेंड करें कहीं भी जाके, तो जिस भी इलाके में आप जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ें, उसके खदोखाल क्या हैं, वहाँ मौसम कैसा है, सड़कें कैसी हैं, लोग कैसे हैं, खाने कैसे हैं, किन चीज़ों को मैं वहाँ जाके ख़रीदूँ, मैं एंजॉय करूँ। तो यकीनन आपकी हॉलीडेज़ जो हैं वो एक बहुत मुस्बत तरीके से वहाँ के लोगों पे भी असरअंदाज होंगी, और आप भी खुशगवार यादों के साथ वापस आएंगे। नहीं तो आप हर चीज़ के ऊपर झगड़ा भी करेंगे वहाँ पे, और वापस आएंगे तो बहुत ही अनसेटिस्फाइड किस्म के क्लाइंट की तरह वापस आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूँकि अनजान सफ़र हो तो उसके बारे में कहा जाता है कि आपकी मंजिल अगर आप पहले कभी नहीं गए तो उसके बारे में मालूमात आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अब जो मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिन पॉइंट्स पर आपने रोशनी डाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। इनको इन्फोर्स करने के लिए भी कुछ किया जा रहा है कि अगर जो लोग कूड़ा करकट फेंकेंगे, जो लोग वहाँ पर दरख्त काटेंगे, या फिर जैसे महानूर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे विजिटर हैं जो वायलेट करते हैं वहाँ के नॉर्म्स को, या फिर वहाँ के अपने लोग जो हैं, मकामी लोग हैं, वो विजिटर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए पीटीडीसी कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि विजिटर्स अपने आप को एजुकेट करें, अवेयरनेस पैदा करें। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट बड़ा ज़रूरी है कि ऑन साइट्स जो जगह हैं ऐसी, वहाँ के जो इदारे हैं, वहाँ जिस सूबे में भी वो जगह हैं, उनको चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें। मिसाल के तौर पर लिटरिंग के ऊपर जुर्माना होना चाहिए लोगों को। अगर कोई कूड़ा क्रिकेट फेंकता है ऐसी सियाहती जगहों पे, उसको मौके पे फ़ाइन करें, उसका स्ट्रिक्ट एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसी तरह वहाँ पे जो छोटे छोटे जगह हैं, देहात हैं, लेकिन बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ बाकायदा को वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट को चाहिए इस्टेब्लिश करें, ताकि कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने कैसे लगाना है। अभी तो लोग ये करते हैं, सब कुछ उठा के दरिया में फेंका, दरिया में बह गया, आँख हो जल पहाड़ हो जल वाली बात। हालांकि वो सारे दरिया का इकोसिस्टम उसने तबाह कर दिया। इस तरह हमें एक तरफ तो अपने इक़दामात को ठीक करना है, हुकूमती इदारे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें कि हम इस सैर व सियाहत के कारोबार को अपनी मुल्क की मईशत का हिस्सा बना रहे हैं, अपने लोगों की वहाँ की उनकी ज़िंदगियों को बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्या इक़दामात करना है कि ये अच्छे से अच्छे तरीके से असरअंदाज हो। तो इसके ऊपर हमें ज़ाहिर है हुकूमत के इदारों को भी हमने भी लिखा है कि वो ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे कि वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी बेहतर से बेहतर हों। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे आफ्ताब साहब जानना चाहूँगी कि हम जिस तरह टूरिस्ट के हवाले से भी हमने बात की, मुकामी लोगों के हवाले से भी बात की, फिर हम देखते हैं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, आपने लिटरिंग के चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी एक ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हम आउट ऑफ एडवेंचर करते हैं जब हमारे साथ कोई बड़ा नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एक स्पेसिफिक एज में हमें लगता है कि इट्स वेरी कूल कि हम वहाँ पे सिगरेट जला दें, इट्स वेरी कूल कि हम वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड जगह नहीं है वहाँ पे बारबेक्यू करें, इट्स वेरी कूल कि हम सारे लोग लकड़ियाँ जमा करके दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और पहाड़ हैं और उधर चाय बना रहे हैं, और उससे क्या होता है कि बड़े पहाड़ के ऊपर पत्थर मौजूद है, उसको धक्का लगा के या धक्का लगा के नीचे फेंकते हैं, रगड़ रहे होते हैं कि किसी तरीके से चिंगारी हो और उससे आग लग सकती है। और हमने देखा है कि इतने इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुए भी हैं। सो बेसिकली इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? बिकॉज सर्वेलेंस पहाड़ों में जहाँ पे दरख्त है वहाँ पे कैमरास कैसे लग सकते हैं, ऑल द टाइम ड्रोन सर्वेलेंस तो हो नहीं सकती। क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और क्या आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमें देखें, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम किस तरह अपने सियाहती मकामात को महफूज बना सकते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। अब ये हमें आगे अपने जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करनी है जगहों की, उसमें इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की, हुकूमती इदारे जहाँ जहाँ पे भी हमारे ये स्पॉट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग को अगर बेहतर करेंगे, वो उसके मुताबिक क्विकली कोई फैसले भी कर सकते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना किसी रूट के ऊपर। तो जितना ज़्यादा हमारा ये सर्वेलेंस सिस्टम अच्छा होगा, उतना ज़्यादा मैनेजमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं पहाड़ों में हमारे इवन मार्गला की पहाड़ियों में आग लग जाती है।
अब वो छोटा सा, अब समझने की बात है कि ये जो हमारे पहाड़ों में जो पाइन ट्रीज़ होते हैं, इनकी नीडल्स के अंदर ऑयल होता है। आप एक चिंगारी छोटी सी भी कोई आपकी दिया सलाई से या सिगरेट का बड आपने फेंका तो पूरा जंगल जल के खाकसर हो सकता है। अब ये लोगों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। आपने तो बेध्यानी में फेंक दिया है, लेकिन अब उस आग को कंट्रोल करना किसी आम ह्यूमन बंदे की बात नहीं है। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। इसी तरह हमारे पूरे पहाड़ों में इस तरह के वाक़यात होते हैं कि एक छोटी सी गलती से लोग एक पूरे बहुत बड़े नेचुरल एसेट को ज़ाया कर रिस्क पर ले आते हैं। इसी तरह आप देखें पानी के वसाइल के ऊपर हम बात करते हैं, दरियाओं में, चश्मों में, नदी नालों में लोग जाते हैं तो गाड़ियां धोना शुरू कर देते हैं। अब वही नदी नाला नीचे जाके आबादी को पानी भी दे रहा है, लोग उसी से मटके भर के घरों में ले जा रहे हैं, वो पानी पी भी रहे हैं। तो ये सारा एक जो एलिमेंट है इस चीज़ का, एक तरफ तो हमें अपने इंतज़ामात को ठीक करने की ज़रूरत, दूसरी तरफ ख़ास तौर पे जो हमारे सयाह हैं वो जितना ज़्यादा इस चीज़ की केयर करेंगे उतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन इलाकों में जाएंगे तो उन लोगों की भलाई होएगी। एक और चीज़ आफ्ताब साहब हम जानना चाहेंगे कि सिर्फ पहाड़ डेस्टिनेशन नहीं होने चाहिए। हम नई डेस्टिनेशंस अगर एक्सप्लोर करें, लोगों को मुतारिफ़ कराएं कि ये भी डेस्टिनेशंस हैं। जैसे हम जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मौसम ठंडा होता है, इस मौसम में भी बहुत इलाके मौजूद हैं। फिर बलोचिस्तान है, सिंध के इलाके हैं, कश्मीर है, या फिर थ्रू आउट पाकिस्तान। नई डेस्टिनेशंस मुतारिफ़ कराना और लोगों के लिए उसको अट्रैक्शन बनाकर पेश करना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिकॉज हमारे पहाड़ों के ऊपर मैं समझता हूँ अभी ओवर क्राउडिंग हो गई है टूरिज़्म की, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम नई डेस्टिनेशंस को मुतारफ़ कराएं, उनको डेवलप करें। जैसे कि आपने जनूबी पंजाब का जिक्र किया, इवन जनूबी पंजाब में भी एक बहुत अच्छा फोर्ट मनरो का हिल स्टेशन है, इसी तरह सिंध में गोरख का हिल स्टेशन है, इसी तरह हमारे विंटर टूरिज़म के बहुत सारे स्पॉट्स चोलिस्तान और दीगर इलाकों में, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये फैसिलिटीज़ इन इलाकों में डेवलप होती हैं तो यकीनन जो पहाड़ों पे टूरिज़्म का जो जोर है ना वो थोड़ा कम होकर इन इलाकों में पहाड़ों पे बोझ कम किया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, सही। चलिए एट एंड कोई पैगाम देना चाहेंगे आफ्ताब साहब आप? देखिए मेरा तो लोगों से ये पैगाम है कि देखिए हम खूबसूरती की तलाश में इन पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। जब हम जाएं तो इस सेंस के साथ जाएं कि हमारे वहाँ मौजूदगी से वहाँ के लोगों को वहाँ पे माहौल पे किसी किस्म के बुरे असरात ना हो। तो मैं तो कहता होता हूँ कि जब आप जाएं, टेक नथिंग बट फोटोज़, लीव नथिंग इवन नॉट फुटप्रिंट्स। इतने धीरे धीरे इन इलाकों में जाओ कि आपके पैरों के निशान भी नजर ना आए। That's really important। हम तो जाके वहाँ पे पत्थरों पे भी अपना नाम लिखाते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ पीटीडीसी के एमडी आफ्ताब रहमान राना साहब। हम बात कर रहे थे नेचर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान जंगलात की शदीद कमी का शिकार है, जिसके बायस कुदरती आफात के दहाने पर है। इन खतरात से निपटने के लिए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जंगलात की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ आवाज उठाएं। जंगलात को आग लगने से बचाएं। लकड़ी के आराइशी इस्तेमाल को कम करें। घरेलू और दफ्तरी इस्तेमाल के लिए लकड़ी की बजाय मुतबादिल अशिया को तरजीह दें और कौमी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है।
कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, जहां हम आज के दिन के सिग्निफिकेंस के हवाले से बात कर रहे थे। तो आज 25 जून है और आज एक ऐसा दिन है जो कि जो पॉप म्यूज़िक के मद्दाह हैं उनके लिए एक दुख का दिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पॉप म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो उनके माइंड में किंग ऑफ पॉप का ही नाम आता है और वो है माइकल जैक्सन, जो अब हम में नहीं है लेकिन स्टिल उनका म्यूज़िक और जो उनके एक प्रॉपरली एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल होता था, जो परफॉर्म करते थे, जो उनकी मून वॉक होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस। ब्रेक डांस जो किया माइकल जैक्सन, 15 बरस हो गए उन्हें इस जहान फ़ानी से कूच किए हुए, लेकिन उनके फ़नी करियर का जिसका आगाज़ उन्होंने जैक्सन 5 से किया था, 5 भाइयों ने आगाज़ किया था एक बैंड बनाकर, और उसके बाद अपने सोलो एल्बम्स के ज़रिए, अपने डांस के ज़रिए उन्होंने शोहरत हासिल की। आज भी उनके मद्दा कहीं से भी बीट आती है तो पहचान जाते हैं कि माइकल जैक्सन का म्यूज़िक है। बिल्कुल जनाब, और उसके साथ साथ माइकल जैक्सन के एक प्रॉपर स्टाइल भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा उसको एक शोहरत मिली और उसको बहुत कॉपी भी किया गया बाद में एक तरह से, जो है वो उनको ऑब्वियसली हम ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी अडॉप्ट करते हैं। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। अमरीकी रियासत इंडियाना में 29 अगस्त 1958 को पैदा होने वाले माइकल जैक्सन ने अपने फनी करियर का आगाज 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 से किया। उनका पहला म्यूजिक एल्बम आई वांट यू बैक था, जिसने सबको गर्विदा बना लिया। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का पहला सोलो एल्बम 1979 में ऑफ द वॉल के नाम से रिलीज हुआ, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 1982 में एल्बम थ्रिलर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। माइकल जैक्सन की आवाज के साथ साथ उनके अनोखे डांस स्टाइल्स ने भी पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप के खिताब से भी नवाजा गया। वो 2009 में 50 साल की उम्र में अलालत के बाइस चल बसे। माइकल जैक्सन अब हम में नहीं, मगर उनके गीत मौसीकी के दिलदादा अफराद के कानों में हमेशा रस घोलते रहेंगे। जी जनाब, माइकल जैक्सन के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। माइकल जैक्सन पॉप सिंगर भी थे, डांसर भी थे, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी करते थे, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करें, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की गई उनकी डेथ के बाद, तो उनको एक स्किन डिजीज़ थी और जिसका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, वो स्किन डिजीज़ थी विटिलाइगो। उसके बाद ही इस स्किन डिजीज़ पर बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो गए लोग, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई। इसके इलाज के हवाले से, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बहुत सी मिथ सामने आई कि शायद इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, शायद इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। माइकल जैक्सन, जो ट्रीटमेंट लिया माइकल जैक्सन ने, जो बहुत सारे लोग उसको कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, उनको अपनी स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना कि वो शायद उसमें खुश नहीं थे, जो कुदरती तौर पर उनका स्किन कलर था, वो अपने आप को डिफरेंट करना चाहते थे, जिसकी वजह से सर्जरीज करवाई गई। लेकिन हकीकत ये है, जिसकी वजह से आज दिन मनाया जा रहा है, कि वो इस जो जल्दी बीमारी है उसका शिकार थे। और बिल्कुल वो इसी बीमारी का, विटिलाइगो का शिकार थे, और वो इसकी वजह से वो सन सेंसिटिव भी थे और इसी की बेसिस पे उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट्स भी कराए थे। अनफॉर्चुनेटली रिजवान, उस वक्त इस बीमारी के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तभी वो कॉन्स्पिरेसी सामने आई। अब इस पर बात हो रही है, आज वर्ल्ड विटिलाइगो डे है और इसी पर हम बात करेंगे। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा तारिक ने। डॉक्टर आयशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बेसिकली विटिलाइगो क्या बीमारी है, ये तो हम देखते हैं कि स्किन पर पैचेस पड़ते हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत सी मिथ्स हैं। मछली के ऊपर से दूध पी लिया तो हो गया, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। ये क्यों होती है और ये बीमारी है क्या? विटिलाइगो, इट इज़ विटिलाइगो, अंग्रेजी में इसको विटिलाइगो कहते हैं और हमारी ज़ुबान में बर्ड्स की बीमारी और फुलेरी कहते हैं। सफ़ेद निशान बनते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन सकते हैं, मिल्की वाइट पैचेस होते हैं। इसको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें दे हैव बीन मैनी हाइपोथेसिस व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड कि इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें टॉप पे ऑटो इम्यून है। देन अगैन इसमें जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है और ऑटो इम्यून डिजीज
وہ ڈیزیز ہوتی ہے جس میں باڈی کی امیونٹی اپنے ہی سیلس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے. صحیح. اور یہ کون سے سیلس ہیں جو پگمنٹ بناتے ہیں, جو ہماری اسکن کو کلر دیتے ہیں, دیز آر میلانوسائٹس. اور جب ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, پگمنٹ نہیں بنتا, تو وائٹ پیچز بنتے ہیں. صحیح. یہ قابل علاج ہے؟ اس کے تو بہت سے ٹریٹمنٹس آگے ہیں. اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ مائیکل جیکسن. ویسٹ میں تو اس ٹائم بھی بہت ٹریٹمنٹس تھے, لیکن ابھی بھی وی ہیو لاٹس آف ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل. بٹ اگین بیماری کی تشخیص کا ٹائم پہ ہونا اور اس کا علاج ہونا ٹائم پہ, اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن بہت سے لوگ ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں, جیسے ہی خدا نخواستہ اسکن پر کوئی ہمیں نشان نظر آتا ہے تو پہلے ٹوٹکے ہوتے ہیں, تشخیص یا ڈاکٹر کو دکھانا بعد کی بات ہوتی ہے. وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے؟ اٹس اے متھ کہ ہر سفید نشان وٹیلائگو ہے. ہر سفید نشان وٹیلائگو نہیں ہے. بٹ ایک ڈرماٹولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اوکے یہ کوئی اور نشان ہے یا وٹیلائگو ہے. لیکن لوگ اس کو اتنا پرولونگ کر دیتے ہیں گھروں میں ٹوٹکے استعمال کر کے کہ جو اس کا علاج کا ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے اور یہ ڈیزیز پھیل چکی ہوتی ہے. سو اٹس گڈ کہ آپ ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹائم پہ علاج لیں. صحیح. ڈاکٹر عائشہ, واٹ از دا پراپر ٹائم؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی رہتی ہے, اور اسی طرح جس طرح ابھی رضوان نے بات کی کہ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, پھر بہت سی متس بھی ہوتی ہیں کہ کیا, ایک تو آپ نے کہا کہ جینیٹکلی بھی یہ ہوتی ہے, کیا یہ کچھ کھانے سے بھی ہوتی ہے؟ کوئی ایسی آپ کی پروڈکٹ استعمال کر لیں, کسی اور بیماری کے ریئیکشن میں بھی یہ ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں, کسی بھی کھانے سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسپیشلی جو کہتے ہیں کہ مچھلی کے بعد دودھ, بالکل غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس آٹو امیون, انٹائرلی آٹو امیون وتھ اے جینیٹک پری ڈائلیکشن. مینس کہ کسی کو اگر جینیٹک سسیپٹیبلٹی ہے تو دیر آر سو مینی فیکٹرس, جس میں آٹو امیونٹی ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو مل کر اس ڈیزیز کو کرتے ہیں. سو بیسیکلی اٹ ہیز ملٹی فیکٹوریل اس کے ہیں کہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ جنرلی اگر ہم دیکھیں, لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی کو اپنے ہاتھ پر, بازو پر, چہرے پر یا گردن پر کہیں کوئی نشان نظر آتا ہے, کوئی ڈفرینس فیل ہوتا ہے, تو اس کے کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ہر وائٹ جو ہے وہ ہر سکن سفید پیچ, نشان وٹیلائگو نہیں ہے. ہاں, تو کیسے فرق کریں کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اٹھائیں؟ سب سے پہلے تو اگین سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہم وی آر ڈرماٹولوجسٹ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وی ہیو وڈ لیمپس ایگزامینیشن. اگر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کلینکلی اس کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے, لیکن اگر زیادہ ڈاؤٹ ہو تو اس میں بائپسی از ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس, وہ کرائی جا سکتی ہے. بٹ 90% یہ کلینکل ڈائگنوز ہو جاتا ہے. There are two types of vitiligo, which is segmental and non-segmental. Segmental is کہ کسی بھی آپ کو نرو کی ڈسٹریبیوشن میں خاص ڈرماٹوم میں ہو رہا ہے, اینڈ نان سیگمنٹل کسی بھی باڈی کے حصے میں ہو سکتا ہے, ایک پیچ بھی ہو سکتا ہے, پوری باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم vitiligo universalis کہتے ہیں. سو علاج ممکن ہے, لیکن ایک یہ بھی بہت بڑی مت ہے کہ اگر کسی کو ایک نشان وٹیلائگو کا ہے تو وہ پھیلے گا, اور اس کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ سائیکولوجیکل, کاسمیٹک اور ایموشنل ڈسیبلٹی کے ساتھ آتا ہے. اور وٹیلائگو ایک ایسی بیماری ہے, مطلب کہ ہمارے پاس جب کلینک میں پیشنٹس آتے ہیں تو ڈفرینٹ اسکن ایشوز میں وہ بتاتے ہیں کہ برننگ ہے, ایچنگ ہے, یہ ہے. اس میں پیشنٹ کا کنسرن یہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ لک گڈ, اسپیشلی اف اٹس آن دا فیس, کاسمیٹک ڈسفگرمنٹ, اور آئی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور آن مائی باڈی. تو اس میں یہ ہے کہ علاج ہے. میں یہ ہوپ نہیں دوں گی کہ بالکل ہی 100% کیوریبل ہے, کیونکہ یہ ٹھیک ہو کے بھی اس کے ریلیپس ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی FTA نے ایک ڈرگ اپروو کیا ہے, اس روکسیولیٹنب, 1 سال ہو گیا اس کو, اینڈ اٹس سیف اینڈ ہیز شون پرومسنگ ریزلٹس ان دا ٹریٹمنٹ آف وٹیلائگو. ادر دین دس وی ہیو آپشنس, ٹریٹمنٹ آپشنس, جس میں اسٹیرائڈل میڈیسنز ہیں, نان اسٹیرائڈل میڈیسنز ہیں, دین دیر از فوٹو تھراپی. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں یہ آپشن ہے کہ اگر ان کا بہت زیادہ باڈی کا حصہ وائٹ ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پورے ایریا کو کرے, پگمنٹ کریں دوبارہ سے, دے آپٹ فار ڈی پگمنٹنگ دا ادر ایریاز آف دا باڈی, جو مائیکل جیکسن نے بھی کیا تھا. کیونکہ زیادہ تر لوگ آج کل فیئر کمپلیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ آسان بھی ہے جن لوگوں میں زیادہ وٹیلائگو ہے, یونیورسیلس ہے, لیکن جن میں کم پیچز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, اینڈ اٹس پرومسنگ. اچھا, بیسکلی ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے, کتنی دیر میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اینڈ اندر امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر کوئی وٹیلائگو کا شکار ہے, بہت سے لوگ جان کی ٹریٹمنٹ نہیں کراتے کہ وی ایکسیپٹ اور سیلس, ہم نہیں اس کو چینج کرانا چاہتے, تو ان کے لیے سینسٹیوٹی کون کون سی چیزیں ہیں, ٹریگرنگ فیکٹرز کون سے ہیں جن سے ان کو اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھنا ہے؟ اگر وٹیلائگو نے پھیلنا ہے تو وہ پھیلے گا, ایز سچ کوئی ٹریگرنگ فیکٹرز نہیں ہیں, لیکن جن لوگوں کو برس کی بیماری یا پھلیری ہوتی ہے, دے آر ویری فوٹو سینسٹیو.
धूप में जाते हैं क्योंकि मेलानिन हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है, हमें ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। जब ये नहीं होता तो इचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकती हैं और स्किन कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट अगेन एट द सेम टाइम अब लेटेस्ट ये है कि धूप से इसको ट्रीट भी किया जाता है। एक मेडिसिन होती है वो लगाई जाती है और मॉर्निंग और इवनिंग में जो जिसमें धूप नहीं होती, सिर्फ यूवी रेडिएशन होती है, उसमें 15 मिनट्स के लिए एक्सपोज किया जाता है। बट जो दिन में धूप होती है और तेज़ धूप होती है उससे प्रोटेक्ट करना होता है बॉडी को, सन ब्लॉक यूज़ करना है, फिज़िकली सन को ब्लॉक करना है। और ये गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कार कर्टन्स का यूज़ करें, कैप्स, हैट्स, शेड्स का यूज़ करें एंड अ गुड सन ब्लॉक। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन? ट्रीटमेंट ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक किसी में अगर बहुत छोटा सा पैच है और किसी की पूरी बॉडी पे है तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी फ़र्क होगा और ड्यूरेशन भी फ़र्क होगा। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है और द चांसेस ऑफ रिलैप्स कि ठीक होने के बाद रिलैप्स के चांसेस भी होते हैं। आपको कंटिन्यूस। बट अगर हम सेगमेंटल की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था, बॉडी के खास हिस्से पे डर्माटोमल होता है नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है, वो ट्रीट भी अच्छा हो जाता है और उसका रिलैप्स रेट भी हो तो देर से होता है और उस तरीके से उस इंटेंसिटी के साथ वापस नहीं होता। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन सेगमेंटल तो उसका रिलैप्स रेट ज़्यादा है, प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू सेगमेंटल। एक बहुत बड़ी जो रुकावट है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना है। अब जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि इसका जो इलाज है वो इतना महंगा नहीं होगा। तो कितना महंगा इलाज होता है, क्योंकि सिंस इट्स प्रोलॉन्ग तो जाहिर है फिर बाकी चीज़ें वो भी मुतासिर होती हैं। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर इतना खर्च करेंगे तो बाकी जो मामला था वो कैसे चलेगा। विटिलाइगो का ट्रीटमेंट अगर हम सिर्फ लगाने के लिए स्टीरॉइड्स की बात करें, नॉन स्टीरॉयडल एप्लीकेशंस, तो इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। देन इफ़ वी गो टू फोटोथेरेपी इट्स अ लिटिल प्राइसियर और पाकिस्तान में हर जगह फोटोथेरेपी अवेलेबल भी नहीं है, कुछ सेटअप्स में अवेलेबल है। उसके बाद अभी मैंने एक ड्रग का नाम लिया था, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ड्रग और तो अगेन हर प्राइस रेंज में लाई करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह आपने कहा कि मेलानिन जो है वो कम हो जाता है तो इचिंग होती है, एट द एंड मैं आपसे ये कमेंट लेना चाहूँगी कि बहुत से लोग कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं या जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, उनमें मेलानिन की क्या कमी होती है? और अगर कमी हो जाए, इन केस कि मैं इंजेक्शंस लगा के अपने आप को बहुत गोरा करूं, तो फिर मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका मुझे एहतियात करना पड़ेगा? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कैंपेन्स चल रही हैं कि आप अपने जो आपका कलर है, जो अल्लाह ताला ने जिस कॉम्प्लेक्शन से आपको पैदा किया है, उसको आप एक्सेप्ट करें, बट स्टिल पीपल आर डूइंग सच थिंग्स। सो व्हाट डू यू सजेस्ट एज अ यू कैन नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट? कंपेयर विटिलाइगो टू आईवी ग्लूटा इंजेक्शंस की जो आप बात कर नो, रही वी हैं। आर नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। वो हम ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेलानोसाइट्स है ही नहीं, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट्स, ओके, प्रोटेक्शन है ही नहीं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वाइटनिंग थिंग्स यू टॉकिंग अबाउट, उसमें हम खुद मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं, बट देयर इज़ मेलानिन, और जैसे ही ड्रग को स्टॉप किया जाता है आपका मेलानिन उसी तरीके से वापस फंक्शन करने लग जाता है। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने वक्त निकाला और विटिलाइगो के हवाले से आप बात करी थी ताकि इस बीमारी के सिर्फ लोगों को पहचान हो सके, वो जान सकें, बल्कि इसके इलाज के लिए ताख़ीर या ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آج شہید، مظلوم اور پیکر حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جو کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری مسلم امہ عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھتے ہیں جو تعلق اور خلیفہ سوم کی حیثیت سے جو خدمات سر انجام دی اسلام کے لیے، وہ تا حیات اور تا عمر رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی ثقافت کو، اور جو ان کی سخاوت ہے، نہ صرف اس کے حوالے سے مثال دی بلکہ اس کو تسلیم کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے اسلام کی ترویج کے حوالے سے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو خدمات سر انجام دی۔ بنو امیہ جو قریش کا قبیلہ ہے، اس سے آپ کا تعلق، لیکن جو اولین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آج آپ کی یوم شہادت ہے، یوم شہادت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالکل جناب، ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہے، تو آپ سے شروع میں یہ سوال کروں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلسفہ زندگی اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام کے 2 مہینے، ایک ہے محرم الحرام اور ایک ہے ذی الحج کا مہینہ۔ محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحج پر اسلامی مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ اسی طرح ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا، تو وہاں ساتھ ساتھ دین اسلام اور مسلمانوں کے اندر امن کے قیام کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اب 40 دن تک آپ کا مسجد نبوی میں محاصرہ رہتا ہے، اور آپ کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم نے یہ چادر نہیں اتارنی، یہ عبا جو خلافت کی ہے آپ کو پہنائی گئی ہے۔ آپ پہ بہت سا پریشر آیا اور بہت سے صحابہ کرام نے آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ مدینۃ الرسول کو میں امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی قربانی دے دی۔ جب ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ آپ کے اگر کردار کو دیکھیں تو آپ کا کردار مثالی تھا، اور حیادار جو ہے آپ کا کردار تھا، اور اس حیا کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ با حیا تھے، اور حضور علیہ السلام کو آپ کو ایک لقب دیا ذو النورین۔ یہ جو آپ کا لقب ہے ذو النورین، یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں، وہ آپ کے نکاح میں دی گئیں۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا گیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی اور وہ انتقال کرتی جاتی تو میں ہر بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دیتا۔ تو اس سے بھی آپ کی شان اور عظمت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کی خاطر 2 بار آپ نے ہجرت کی، ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ حبشہ کی طرف جب مشرکین مکہ کے مظالم بہت بڑھ گئے تو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری دفعہ آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی پیش نظر رہنے والا ہے کہ آپ نے 2 بیعتیں کی نبی پاک علیہ السلام کی، ایک اسلام کے لیے بیعت کی اور دوسری بیعت بیعت رضوان ہے۔ بیعت رضوان کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 6 ذی الحج تھا جب حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ
وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے لشکر کو روک لیتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کیا اور آپ کو ڈائیلاگ کے لیے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا۔ اب حاضرین گرامی، یہ پہلو بھی بڑا پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جب آپ مکہ شریف پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تو عمرے کی اجازت نہیں، لیکن عثمان اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، آب زمزم پینا چاہتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا واللہ ما اطوف، اے مشرکین مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کے علاوہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں؟ میں ہرگز یہ نہیں کروں گا، میں کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں مگر یہ کام نہیں کروں گا۔ جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سخاوت جو ہے وہ ہمیں بلند مقام پر نظر آتی ہے۔ 2 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک وہ موقع تھا جب ایک یہودی بیر روما کا ایک کنواں تھا جس پر اس کی ملکیت تھی اور وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، اور یہ کنواں مدینہ شریف سے کوئی 3.5 میل دور کے فاصلے پر واقع تھا۔ اتنا دور واقع ہونے کے باوجود بھی وہاں مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو تاجدار کائنات نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن تاریخ کی یہ پہلو بھی دیکھیے کہ وہی کنواں بیر روما جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی نے خریدا تھا، 40 دن تک اسی کنویں کا پانی حضرت سیدنا عثمان غنی پر بند کر دیا گیا اور باغیوں نے آپ کو وہ پانی نہیں پینے دیا، مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دینے دیا۔ وہ عصا مبارک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ باغی مسجد نبوی میں گھس کر اس عصا کو توڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا خون مبارک بھی قرآن کے صفحات پر موجود ہے۔ تو یہ پہلو بھی دیکھنے والا ہے کہ کسی کی گواہی تاریخ دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی لوگ دیں گے، مگر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا قیامت کے دن۔ یہ تو ایک پہلو ہے آپ کی سخاوت کا۔ جو بشارت نبی کریم کے صلی ساتھ اللہ ساتھ علیہ وسلم نے ان کو دی، یقینی طور پر اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب، وقت بہت کم تھا۔ یقینی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، اور آج کے ہمارے نوجوان بہت سارے خاص طور پر قیام امن کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینا، قربانی دینا، سخاوت کرنا، یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کی وجہ سے ہماری آج کی زندگی بہت بہترین ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، اور جس طرح رضوان آپ نے کہا قربانی دینا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیسیجنز پر فرم رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ آپ کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔